नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। आज हम चर्चा करेंगे इस बात पर कि विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, जहां पर स्वतंत्रता है बोलने की, जहां पर स्वतंत्रता है बिजनेस करने की, जहां पर हर बात की स्वतंत्रता है, वहां पर एक व्यक्ति ने अपने गोली से ऐसे व्यक्ति की हत्या कर दी जो स्वतंत्रता को एंजॉय कर रहा था, जो अपनी बात सब लोगों के सामने रख रहा था। इतना बड़ा अमीर देश, विश्व की सबसे बड़ी ताकत, वहां पर बंदूक ने आवाज बंद कर दी। वो व्यक्ति कौन था? चार्ली किर्क। 31 साल का पॉडकास्टर, ऑथर और कंजर्वेटिव व्यक्ति था वो। उसको क्यों मारा, कैसे मारा, इसके क्या परिणाम निकलेंगे अमेरिका के ऊपर, इसके ऊपर करेंगे हम आज की प्रभु वाणी। दोस्तों, क्या आप कभी सोच सकते हैं कि अमेरिका के अंदर जहां पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का झंडा लेकर के घूमते हैं, वहां एक व्यक्ति को भून दिया जाएगा? इस 31 वर्ष का होनहार व्यक्ति जो अमेरिका का फ्यूचर दिखाई देता था, सारी यूनिवर्सिटीज में जाकर के भाषण करता था, चार्ली किर्क, पॉडकास्टर। उसने एक संस्था बनाई थी अपनी वहाँ पर, जिसको कहते थे, उसका नाम रखा था उन्होंने एक टर्निंग पॉइंट यूएसए, जिसको तपुसा आप कह सकते, टर्निंग पॉइंट यूएसए। उन्होंने 2012 के अंदर एक ऐसी संस्था खड़ी की थी। वो अमेरिका के प्रति कटिबद्ध थे, राष्ट्रभक्त थे। उन्होंने बिजनेस नहीं किया। अपनी पत्नी, उनके 2 बच्चे से छोटे। उनका एक कारण क्या था कि अमेरिका को मागा जब बनाया ट्रंप साहब ने, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसके साथ वो जुड़ गए। पर टर्निंग पॉइंट अमेरिका की बात ये था कि अमेरिका को फिर से अपनी स्थिति में आना चाहिए, विश्व का नंबर 1 ताकत बननी चाहिए और यूनाइटेड रहनी चाहिए थी। वो धर्म के ऊपर बहुत विश्वास करते थे। प्रोटेस्टेंट थे, क्रिश्चियन थे, और क्रिश्चियन का प्रचार नहीं करते थे, पर क्रिश्चियन अपने आप को दिल पे कहते थे, अपने दिल पे छाती रख के कहते थे, मैं क्रिश्चियन हूँ। अपनी भाषा बोलते थे, परंतु बोलने का तरीका, जैसे भारतवर्ष के अंदर हमारे पास बहुत सारे कलाकार हैं, बहुत सारे यूट्यूबर हैं, बहुत सारे हमारे पास ऐसे लोग भी हैं जो अपनी बातों से, अपने कहने के तरीके से लोगों को अपने साथ कर रहे थे। परंतु किर्क जो था, वो नौजवानों से जुड़ा हुआ था। रिपब्लिकन पार्टी के पास नौजवानी की फॉलोइंग बहुत कम थी। जब उसने जो संस्था बनाई तो उसका तरीका क्या था कि हर कैंपस में, यानी कि यूनिवर्सिटी उसका एक अड्डा था, और अमेरिका की हर यूनिवर्सिटी में जाकर के भाषण देता था कि अमेरिकन को कैसे इकट्ठा होना चाहिए, कैसे वो बोलता था कि फ्री ट्रेड होना चाहिए। अमेरिका के अंदर पूंजीवाद पूरी तरह से उनका वो समर्थन करते थे। परंतु साथ उन्होंने और भी विषय भी लिए थे जिसके बारे में कंट्रोवर्सी हो सकती है। हालांकि जब चुनाव हुआ इस बार, वो जाकर के रिपब्लिकन पार्टी से जुड़ गए और ट्रंप के साथ उन्होंने स्टेज पे भाषण भी दिया। जेडी वांस, उनके जो वाइस प्रेसिडेंट है वहाँ के, उनके परम मित्र बन गए थे। जब उनकी हत्या हुई, उनको राष्ट्र के हिसाब से सम्मान दिया गया। एयरफोर्स 2 में उनका ताबूत लेकर के उनके घर में ले जाया गया, उसके वहाँ पर सारे सम्मान के साथ उनका शव बनाया गया। ये बताता है कि अमेरिकन की रूलिंग पार्टी जो है, वो किस तरह उसके अंदर विश्वास करती थी। जेडी वांस ने तो यहाँ भी कह दिया, अगर वो मेरे लिए प्रचार नहीं करते तो शायद मैं चुनाव नहीं जीतता। तो इतनी जल्दी पॉपुलर क्यों हो गए? क्योंकि अमेरिका में पिछले कई दिनों से देखेंगे कि वहाँ पर एक डेमोक्रेटिक पार्टी के खिलाफ काफ़ी मूवमेंट बना हुआ था। मूवमेंट ये था कि वो लोग जो हैं, किसी ना किसी तरह इन्फिल्ट्रेशन, जो वहाँ के भगौड़िए बाहर से आते हैं, उनको पनाह देते हैं। वो समलैंगिक जो संबंध हैं उनका प्रचार करते हैं। वो बाकी जो विदेश से लोग आते हैं उनको फ्री में राशन, उनको फ्री में होटल, इस तरह का एक विचारधारा बनती चली जा रही थी, जिसके खिलाफ किर्क खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा था। और नौजवानों को अपने साथ जोड़, क्योंकि यूनिवर्सिटी कैंपसेस के अंदर अमेरिका की यूनिवर्सिटी मशहूर हैं, वहाँ पर लिबरल लोग जो हैं, खुली विचारधारा के लोग जो हैं, जो कम्युनिस्ट विचारधारा को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। हालांकि इंडिया से भी लोग जाते हैं, वो वहाँ जाकर कम्युनिस्ट बन जाते हैं। जब इंडिया में वापस आते हैं वो सारे कैपिटलिस्ट हो जाते हैं। परंतु कैंपसेस के अंदर छूट होती है, हवा में घूमते हैं लोग, इसलिए वहाँ के कैंपसेस के अंदर डेमोक्रेटिक पार्टी की जो विचारधारा थी, कि सर जैसे पैलेस्टीन के फेवर में बहुत लोग बोलते हैं वहाँ पर जाकर के, वैसे अफ्रीकन के फेवर में बहुत लोग बोलते हैं, इसलिए क्रिश्चियनिटी के खिलाफ बहुत लोग बोलते हैं, समलैंगिक विचारधारा को प्रचार करते हैं। इसके बीच में किर्क ने ज़िम्मा लिया कि वो कैंपसेस में जाकर के अमेरिका को वापस लेना चाहेंगे, जो अमेरिका जो इस तरह की चीज़ों में विश्वास नहीं करता जाता है। तो पिछले 5-10 सालों से हर कैंपस में वो जा रहे थे। क्या यही कारण था
कि उनके जवानों के अंदर बढ़ती पॉपुलैरिटी को लेकर के उनके ऊपर कोई आक्रमण किया गया? क्या ये छोटी सूची घटना का कोई पार्ट था? इसी पे हम डिस्कस करेंगे अब सबसे पहले जब उनको दफनाया गया, उनकी सिंपथी में जो शोक मैसेज आए हैं, 50 लाख लोगों ने सोशल मीडिया के अंदर उनकी तारीफ में लिखी, उनके बारे में कहा कि किर्क कितना अच्छा नौजवान था। चार्ली के विचार कुछ भी हों, परंतु जिस तरह से उनकी तारीफ उनके मरने के बाद की जा रही है, इससे लगता था कि वहाँ पर यूथ के वो आइकॉन बन गए थे, मॉडल बन गए थे। सबसे पहले ओबामा ने उनके लिए लिखा अपने कि उनके साथ जो किया गया, जिस तरह से निर्मम हत्या की गई थी, उसको उन्होंने कंडेम किया। हालांकि ओबामा जो है डेमोक्रेटिक लिबरल व्यूज़ के सबसे बड़े नेता अमेरिका के अंदर माने जाती हैं। ट्रंप ने तो उनको अमेरिकन मेडल देने की घोषणा कर दी और हवाई जहाज देकर के उनको वहाँ पर भेजा गया। तो इस तरह से जितने भी आप सोशल मीडिया पर जाएंगे, मैसेज आ रहे हैं। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने भी उनके बारे में कहा, उसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री ने भी उसके बारे में बोला, और यूरोपियन यूनियन में डिवीज़न हो गया। यूरोपियन यूनियन में बैठक हो रही थी, उसके अंदर जो प्रस्ताव लाया गया तो वहाँ की लीडरशिप ने उस प्रस्ताव को पास होने से या डिस्कस करने से मना कर दिया। उसके बावजूद भी जितने कंजर्वेटिव एमपी थे, सारे के सारे उस हॉल में खड़े होकर के उन्होंने उसको श्रद्धांजलि अर्पित की। तो वो एक ग्लोबल नेता भी बनते जा रहे थे उस विचारधारा की कि हम लोगों को इन्फिल्ट्रेशन के खिलाफ लड़ना है। इसका कारण यही था कि वहाँ पर हर प्रदेश, जैसे यूरोप के अंदर हो रहा है, प्रदर्शन हो रहे हैं, अपने राष्ट्रवाद वहाँ पर बिगड़ता चला जाता है, तो चार्ली अपने आप को उस विचारधारा को बढ़ावा दे रहा था और उसके साथ जुड़ता चला जा रहा था। उसकी कनेक्टिविटी बढ़ती चली जा रही थी। इसका खतरा कुछ लोगों में दिखाई भी देता है। अब घोषणा हुई, कौन पकड़ा जाए, किसने किया होगा, क्यों किया गया? स्पष्ट तो ये है कि जो उसकी विचारधारा थी वो किसी को पसंद नहीं आ सकती, कि अमेरिका में बहुत ही डिवाइडेड हो गया है। धर्म के नाम पर भी डिवाइडेड हैं, परंतु धर्म के नाम पर कभी हत्या पहले नहीं की गई थी, क्योंकि वो कंजर्वेटिव थे, प्रोटेस्टेंट थे, वो चर्च में रोज जाते थे, चर्च के बारे में बातचीत करते, कन्वर्ट नहीं करते थे लोगों को, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते थे। जब देखा गया कि छत से जाल करके एक व्यक्ति जा रहा था, क्योंकि जिस हॉल में वो हॉल के बाहर टेंट लगा के भाषण करते थे, 125 मीटर की दूर से उनके ऊपर फायरिंग हुई, वो व्यक्ति छत से कूद करके वहाँ अपनी बंदूक छोड़कर भाग गया। घोषणा पहली बार कई सालों के बाद वहाँ की FBI ने $1 लाख की घोषणा की है, जो उस व्यक्ति की पहचान बताएगा। अब सवाल उठता है कि उसको चुना क्यों? मैंने जैसे पहले भी बताया, समलैंगिक संबंधों को भी वो बहुत विरुद्ध थे, जोड़कर बोलते थे, अपने परिवार से बहुत प्यार करते थे। उनकी 2 बच्चे हैं, उनकी पत्नी हैं, जो यही प्रचार करते रहते थे। तो खुलेआम हर कैंपस में जा कर के कि ये LGBT जो भी आप कहते हैं इसको, उनके ये हमारी कल्चर के खिलाफ है, इसका विरोध होना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, इसकी 2 विचारधाराएं, जो लोग इनके विरुद्ध हैं वो भी बड़े स्ट्रांग हैं, जो इनके फेवर में हैं वो भी और स्ट्रांग हैं, और इनटॉलरेंस बनती मतलब लोग सहनशीलता जो है इस इशू पर कम होती चली जा रही है सारे विश्व के अंदर, कि समलैंगिक व्यवहार रखने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ती चली जा रही है। उनकी अपनी विचारधारा है, अपनी सोच है, उसके ऊपर किसी कुछ ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। परंतु सवाल उठता है कि इस तरह के विचारधारा के लोग दूसरी विचारधारा को ख़त्म करने के लिए क्या बंदूक उठाकर चलेंगे? और दूसरा ये था कि डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ लोगों के ऊपर आरोप लगाया गया, वहाँ पर कोई सबूत अभी तक नहीं है। वहाँ की FBI ने भी कहा है कि कोई सबूत नहीं है, परंतु जिस तरह के विचार किर्क रखते थे वो डेमोक्रेटिक पार्टी के बिल्कुल तुरंत विरोधी थे। और डेमोक्रेटिक पार्टी कुछ लोगों को ये सहन नहीं हो रहा कि उनके प्रचार करने का भी फ़ायदा ट्रंप को भी हुआ और वांस के भी हुआ, और वांस की पत्नी तो वैसे भी इंडियन है। तो मेरे को लगता ये है कि किर्क को वहाँ पर अमेरिका के अंदर इसलिए उसकी आवाज़ को दबा दिया गया, क्योंकि वो कोई ऐसी आवाज़ बोलते थे जो बाकी की आवाज़ के साथ सहम जाती नहीं पाती थी, वो आवाज़ दबती नहीं थी। वो हर कैंपस में जा कर के उन आवाज़ के खिलाफ ज़ोर से बोलते थे, जो पिछले कई सालों से, 1 दशक से किसी भी युवा नेता की हिम्मत नहीं हुई कि यूनिवर्सिटी में जा कर के वहाँ की कल्चर जो डेवलप हो रही थी, चाहे वो पैलेस्टीनियन कल्चर हो, चाहे वो समलैंगिक कल्चर हो, या किसी और तरह की कल्चर हो, उसके खिलाफ बोलने के लिए किसी की हिम्मत नहीं थी। एक व्यक्ति अपना टेंट लगा करके, गाड़ करके कैंपस के अंदर उनको चैलेंज करता था, गर्जना करता था। तो इस तरह का व्यक्ति कैसे टॉलरेट होगा? कुछ लोगों का कहना ये है कि अगले 10 सालों के अंदर शायद वो रिपब्लिक पार्टी के एक बहुत बड़े
पावरफुल कैंडिडेट प्रेसिडेंट के लिए भी हो सकते थे। अब जॉन कैनेडी जब 40वें के बाद बन सकते हैं, तो किर्क 40 साल के बाद क्यों नहीं बन सकता? जितनी एक्सेप्टेबिलिटी उसकी हो रही थी, इसलिए लगता है कि जो लोग चाहते थे कि रिपब्लिकन कंजर्वेटिव आदमी जो उनकी विचारधारा में विश्वास करता है, जो क्रिश्चियन को आगे बढ़ाना चाहता है, फ्री कैपिटलिज्म को बढ़ाना चाहता है, 10 साल के बाद उन्हें होनहार नेता, उसको अभी समाप्त कर दिया जाए। ऐसी भी घुसपैठ अमेरिका के कुछ सर्कल में हो रही है। परंतु क्या ये भी लगता है कि गन कल्चर जो अमेरिका की है, जिसमें हर घर के अंदर हथियार हैं, कि कभी जब गुस्सा आ जाए उठा के मार दो किसी को? 50,000 के लगभग लोग हर साल मरते हैं गन बैटल के अंदर। स्कूल के बच्चों को मार दिया जाता है, चलती बस में किसी को गुस्सा आता है, मार देते हैं उठा करके। अब जब इसको किर्क की बात है, क्योंकि वहाँ पर 35 करोड़ की आबादी है, लगभग 48 करोड़ हथियार लोगों के पास हैं, यानी कि हर एक घर के अंदर एक के पास 1.5 हथियार है। आप जाइए दुकान पे, जैसे खिलौने मिलते हैं, ऐसे अमेरिका की दुकानों पर आपको पिस्टल मिल जाएगी, राइफल मिल जाएगी, तो उठा कर के चलते जाते हैं। तो गल्च कल्चर के, हालांकि देखो किर्क की विडंबना देखिए, चार्ली किर्क गन को फ्रीडम के फेवर में था कि हमको गन कंट्रोल नहीं चाहिए, हर एक को हथियार रखने की फ्रीडम होनी चाहिए, और वही व्यक्ति उस गन कल्चर का शिकार हो गया। वो हमेशा कहता था कि नहीं, ट्रंप भी इसी विचारधारा के हैं। हालांकि जब कैंपेन चल रहा था 2000, अभी जो लेटेस्ट, ट्रंप और उनकी पार्टी ने कहा था कि इनके ऊपर विचार करना चाहिए, हमारे को कंट्रोल लगाना चाहिए। परंतु जैसे ही वो सत्ता में आए, इसको बदल दिया, परंतु किर्क ने अपनी विचारधारा नहीं बदली। उन्होंने कहा नहीं, गन कल्चर है, हम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं, हम बिना किसी कुछ नहीं, 50,000 लोग मरते हैं, आपस में झगड़े में मरते हैं, परंतु इसके पीछे ये नहीं है कि गन का दुरुपयोग हो रहा है। परंतु वो उसी गन कल्चर का शिकार हो गए। परंतु इसका असर क्या होगा? अमेरिका जिसके अंदर टॉलरेंस है, जिसमें हर किस्म के लोग, हर कम्युनिटी, क्योंकि अमेरिका एक नेशन नहीं है, जब बना था आज से 250 साल पहले, हर देश से वहाँ पर लोग आए थे, उनकी कल्चर मिल करके एक अमेरिकन कल्चर बनी थी। तो वहाँ पर ऑलरेडी इंक्लूसिव है, डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी के अंदर हर किस्म की विचारधारा समावेश हो जाती है। परंतु अमेरिका फर्स्ट जो है, अपने आप को अमेरिकन फर्स्ट कहना, और अमेरिका का सबसे बड़ा रिलीजन जो है वो क्रिश्चियनिटी है, प्रोटेस्टेंट है, बाकी लोग कैथोलिक मेजोरिटी के अंदर है, प्रोटेस्टेंट इंग्लैंड में है या अमेरिका में होते हैं, तो इसलिए प्रोटेस्टेंट कल्चर हो अपने में पीसफुल कल्चर है। पर इसका परिणाम क्या होगा कि अमेरिका के अंदर पॉलिटिकल ओपोनेंट को बंदूक से मार देना, ये अगर शुरुआत लगती है, तो ये अमेरिका के आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत खतरनाक है। और चार्ली जैसे लोग, होनहार जो लोग हैं, जो खड़े हो रहे हैं, उनको भी डर लगेगा कि हम विचारधारा को प्रकट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। चार्ली क्यों मरा, किसने मारा, इसके खुलासा बाद में होगा जब कोई पकड़ा जाएगा, अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया है। परंतु चार्ली के मारने के पीछे, उसकी हत्या करने के पीछे अमेरिका जितना बदनाम हुआ है कि वहाँ पर लोगों को विचार करने के लिए, प्रकट करने के लिए आप वार्तालाप से नहीं कर सकते। वहाँ पर विचारधारा की लड़ाई, वार्ता डायलॉग वर्सेस डायलॉग नहीं है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार के बीच में लड़ाई नहीं है। किर्क ने बता दिया कि ये लड़ाई मेरी बंदूक और तुम्हारी बंदूक में है, या तुम्हारी आवाज़ और मेरी बंदूक के बीच है। क्या वहाँ की बंदूकें आवाज़ों को शांत कर देंगी? ये तो आने वाले समय बताएगा। तो आज की प्रभुवाणी में कितना ही, फिर मिलेंगे, फिर किसी और विषय पर बातचीत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पर जाने से पहले एक बार फिर आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और टिप्पणी ज़रूर लिखिए। आपको मीठी टिप्पणी, खट्टी मिष्टी, तीखी और जिस तरह की भी टिप्पणी लिखना चाहें लिखिए। मैं पढ़ूंगा, जवाब देने की कोशिश करूंगा, पर बुरा नहीं मानूंगा, ये मेरा वायदा है।